बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो एक नया चैप्टर है। जो लास्ट हम जो इम्पोर्टेंट दो मेजर जो बड़े टॉपिक्स थे वो कर चुके हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसको वेस्कुलर फ्लो डिसऑर्डर भी कहते हैं, और उसके अलावा जो है हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स भी आपके बुक के अंदर आपको उसका वर्ड मिलेगा। इसका जो मेन टॉपिक है जो अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एडिमा। Now what is edema? Basically अगर हम बात करते हैं तो edema basically एक word है that is related to the presence of water somewhere in the body. ठीक है जी। अच्छा, अब वाटर का होना बेसिकली एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, क्योंकि जो आपका जो लीन बॉडी वेट है उसका 60% जो है वो बॉडी में वाटर होता है। यानी जो आइडियल बॉडी वेट का जो बंदा है उसके अंदर यानी जो बहुत ही लीन थिन बंदा है उसके अंदर भी जो 60% है जो बॉडी वेट होता है वो वाटर से बन रहा होता है, जिसमें इंट्रासेल्यूलर वाटर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर, इंटरसेल्यूलर वाटर, ठीक है। और फिर उसके अलावा ब्लड में जितना भी सर्कुलेटिंग प्लाज्मा है उसके अंदर जितना वाटर है वो सारी चीजें इंक्लूड होकर वो 60% ऑफ द बॉडी वेट में कंट्रीब्यूट करता है पानी, ठीक है। जो रिमेनिंग आपके पास जो 40% बचता है आपका लीन बॉडी वेट का जो बाकी, दैट मेक्स योर सेल्स एंड ऑर्गन्स एंड व्हाटएवर। सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो वो आपका 40% होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो बेसिकली जो हम बात करें एडिमा के हवाले से, एडिमा इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी tend to accumulate the fluid in those parts of the body where it is not required, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जी इंटरसेल्यूलर वाटर बढ़ रहा है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? देखो, जो आपके जो सेल्स के दरमियान का जो स्पेस है, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, यूजुअली उसके अंदर एक मखसूस क्वांटिटी में पानी मौजूद होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ दैट tissue or that area of the body. But if the required amount is taken up by a larger amount of water, what will that make your body look like? इसलिए कि आपका देखो, अगर फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोमीटर के दरमियान का जो डिफरेंस है दो सेल्स के दरमियान, अगर उसकी जगह पे सेंटीमीटर या मिलीमीटर का जो डिफरेंस आ जाएगा या स्पेस आ जाएगा, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि उसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो प्रेस होना शुरू हो जाएंगी। जब वो प्रेस होंगे तो उनकी मेम्ब्रेन्स खराब होंगी, तो जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो अल्टर हो गया, उसके नतीजे में सेल जो है वो किसी भी किस्म के डैमेजिंग प्रोसेस के साथ जा सकती है। तो बेसिकली whatever is provided by the body by the nature, यानी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को जो कुछ प्रोवाइड किया है वो जितना है जैसा है कि बुनियाद पर हमारे लिए वही ठीक है। लेकिन अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मैलिटी आती है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एबनॉर्मैलिटी, बिकॉज इफ दैट एबनॉर्मैलिटी इज नॉट टेकन केयर ऑफ, ऑब्वियसली द शिफ्ट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। जो नॉर्मल है वो रह नहीं जाएगा, जो एबनॉर्मल वर्सेस नॉर्मल का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, और उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो डेविएट करना शुरू करेगी फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनैलिटी, और वो डिजीज प्रोसेस की तरफ जाना शुरू करेगी। एडिमा बेसिकली एक साइन है। हम इसको कोई बीमारी, कोई कॉज नहीं कह सकते हैं। बेसिकली इट्स द साइन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। लाइक पेन हो गया तो हम कहते हैं जी पेन है तो फीवर होगा, नहीं पेन है तो हम कहते हैं कि जी इन्फ्लेमेशन होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, न्यूरॉन्स दब रहे होंगे, न्यूरॉन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होगी, उसके नतीजे में पेन आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह फीवर, पीछे कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, गर्मी खा गया होगा बंदा, डिहाइड्रेशन हो गई होगी, पानी सूख गया होगा, या बहुत ज्यादा पसीना बह गया होगा, या मेटाबॉलिज्म तेज हो गया होगा, या फैट बहुत ज्यादा खा लिया होगा जिसके नतीजे में एनर्जी जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई होगी तो बुखार हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एडिमा भी लगभग वैसी ही कुछ सिचुएशन है कि पीछे बहुत सारे कॉजेस होंगे, उनके नतीजे में पानी जमा हो जाना किसी भी टिश्यू के अंदर, दैट इज कॉल्ड एडिमा। अच्छा, अब उसके हवाले से अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। एबनॉर्मल अमाउंट यानी नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड मौजूद रहेगा तो एडिमा नहीं कहलाएगा, लेकिन जैसे ही the amount of water present in the tissues या in the intercellular spaces becomes abnormal, that will be counted as edema,
ठीक है जी। तो accumulation of abnormal amounts of fluid in intercellular tissue spaces or body cavities is known as edema. थोड़ा सा ये डिस्कशन हम पहले भी इन्फ्लेमेशन के हवाले से कर चुके हैं, एडिमा के हवाले से, इसलिए विल गो अ लिटिल बिट फास्टर। अच्छा, इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एडिमा जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है जब वो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं या जो आपके जो टाइट बॉडी टिश्यूज होते हैं उनके दरमियान में अगर पानी एक्यूमुलेट कर जाए तो वो एडेमा कहलाता है। लेकिन अगर वही सिचुएशन है और वो बॉडी कैविटीज के दरमियान में, जैसे हमने बात की थी कि अगर पेरिकार्डियम है यानी जो हार्ट की जो लाइनिंग है उसके अंदर एक पोटेंशियल स्पेस मौजूद है और उस पोटेंशियल स्पेस में एक मखसूस अमाउंट में फ्लूइड मौजूद होता है, वो फ्लूइड अगर बढ़ जाए तो वो फिर क्या कहलाएगा? इफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है जी। सो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहें एडेमा और इफ्यूजन के अंदर, तो edema basically is the accumulation of water in between cells and tight tissue parts. फाइबर हो गए, फाइबर्स के दरमियान का पोर्शन हो गया, ठीक है जी, या आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें पानी ज्यादा हो गया, जो आपका मैट्रिक्स है वो थोड़ा सॉलिडिफाइड होना चाहिए था, थोड़ा सा लिक्विफाइड हो गया। ऑल टुगेदर दीज कंडीशंस टेल यू अबाउट एडिमा। इफ्यूजन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ एडिमा फ्लूइड फ्लूइड। अब दैट फ्लूइड कुड बी इन एक्सुडेट, ट्रांसुडेट, जैसे कि हमने इन्फ्लेमेशन में बात की थी, जो एडेमा फ्लूइड आ रहा है, जो वैस्कुलर डिस्टेंशन के नतीजे में जो फ्लूइड आ रहा है, अब अगर वो किसी बॉडी कैविटी में जमा हो रहा है और जमा होता ही चला जा रहा है, तो दैट काइंड ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैविटीज इज नोन एज fluid, accumulation of fluid in body cavities is diffusion. ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास आ जाता है हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स को हम जो है वो प्लूरल इफ्यूजन भी कहते हैं। हाइड्रोपेरिटोनियम को हम एसाइटिस भी कहते हैं। हाइड्रोपेरिकार्डियम यानी पानी भर गया पेरिकार्डियम में, उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह जितनी भी बॉडी कैविटीज हैं उनके अंदर अगर एडिमा हो रहा है तो हम उसको इफ्यूजन का नाम देते हैं, और उसको हाइड्रो के साथ उस एरिया का नाम लगा दें वो भी चलेगा, कुछ और स्पेसिफिक नाम होते हैं वो लगा दें तो वो भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसमें सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी जो है वो स्वेल्ट फील होती है, नजर आता है कि हाँ जी पानी भरा हुआ है, लेकिन बेसिकली वो पानी जो है वो किसी कैविटी के अंदर नजर नहीं आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि जो टिश्यूज हैं वो फूले हुए फ्लफी पफी से हो रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है और लेकिन वो सर से लेके पैर तक पूरी है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज एनासार्का। एनासार्का क्या हो गया? जनरलाइज एडिमा, यानी सर से लेके पैर तक मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट, बॉडी ऑफ द पार्ट, यानी more than 60% of the body is involved with the edema fluid, or it is accumulated with the edema fluid, then it is known as anasarca। क्योंकि जनरली एक बंदा जो है वो फूला हुआ और पफी दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसके अलावा फिर आपके पास होता है डिपेंडेंट एडिमा। एडिमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स भी एक टर्म है जो कि इस्तेमाल होती है। नाउ व्हाट इज द डिपेंडेंट पार्ट्स? बेसिकली हम उन पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ये डिपेंडेंट से मुराद वो पार्ट्स नहीं है कि जी हमारी बॉडी उन पे डिपेंड करिए, नहीं। बेसिकली ये एडिमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स का मतलब क्या है कि एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बॉडी के वो हिस्से जो जमीन से ज्यादा क्लोज है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जमीन से ज्यादा क्लोज होने के नतीजे में ग्रेविटेशनल पुल पड़ता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड को, और उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड जो है वो स्टेसिस करना शुरू कर देता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब जब वो स्टेसिस करेगा तो यूजुअली वो ब्लड जो है, क्योंकि बॉडी रुकी हुई है किसी एक जगह पे स्टैंड कर रही है या लेटी हुई है,
तो जिस तरफ जो बॉडी का वो पार्ट जो कि बहुत ज्यादा जमीन के करीब करीब है, लेटे हुए हैं, करवट के बल लेटे हुए हैं तो फ्लैंक्स हो सकते हैं, अगर सीधे लेटे हुए हैं तो बैक हो सकती है, सीधे खड़े हुए हैं तो पैर हो सकते हैं, ठीक है। ये तमाम वो पार्ट्स हैं जहाँ पे जो जमीन के एक मखसूस पॉइंट ऑफ टाइम पे जमीन के करीब है, उनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल के नतीजे में क्या होता है कि ब्लड स्टेसिस करता है, ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और डायलेटेड ब्लड वेसल्स से फ्लूइड निकल के टिश्यूज के अंदर जमा हो जाता है। that thing is known as edema of the dependent part। इसको कंफर्म किस तरह से करते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप साइड चेंज करेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो एडिमा जो है वहां से शिफ्ट करके फिर अगेन दूसरी तरफ जहाँ पे जिस साइड पे फॉर एग्जांपल लेटे हुए हैं, आपकी सीधी प्लैंक के बल लेटे हुए हैं आप और आपके एडिमा हो गया, आपने करवट बदली, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो वो जो फूला हुआ हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा और पानी जो है वो शिफ्ट कर जाएगा किस साइड पे, दूसरी साइड पे, यानी कि आप जो लेफ्ट करवट पे लेटे हुए हैं उस साइड पे, अगर आप सीधे लेट गए तो आपकी बैक पे चला जाएगा। फिर इसी तरह से पैरों में स्वेलिंग हुई हुई है शदीद किस्म की, आपने क्या किया, बैठ गए, बैठने के बाद आपने अपने जो हिप लेवल है उससे ऊपर आपने मतलब पैर जो है वो जरा सा अपने लेवल से ऊपर चढ़ा लिए, थोड़ी ही देर के बाद वो पानी जो है वो जो फ्लूइड है टांगों ऊपर करने के नतीजे में वो फ्लूइड जो है वो वहां से मूव कर जाएगा और जो पैरों में जो एडिमा हुआ होता है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है कि एडिमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स, कि अगर आपने वो साइड चेंज कर दी है तो वहां से एडिमा फ्लूइड मूव कर जाएगा, दैट इज एडिमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स। तो इस तरह की चीजें भी आपको मिल रही होती हैं। इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा भी होता है। इन्फ्लेमेटरी एडीमा तो आपको मालूम है, इन्फ्लेमेशन में हम पढ़ के बैठे हैं कि अगर किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई थी और वहां पे ब्लड वेस्कुलर इवेंट होता है और उसके नतीजे में फ्लूइड जो है वो टिश्यू के अंदर आता है, तो दैट काइंड ऑफ एडिमा इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी एडिमा। और दूसरा यानी आपके पास जो एडिमा है बेसिकली ये जो डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, एडिमा, इफ्यूजन, एनासार्का, एडिमा ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स, उसके बाद फिर हम एक और टाइप पढ़ते हैं इन्फ्लेमेटरी एडिमा एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा। यानी एडिमा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी एडिमा, और वो तमाम कॉजेज जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं है, यानी इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ लेकिन उन डिजीजेस ने एडिमा कॉज कर दिया, तो ऑल दोस थिंग्स विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एडिमा फ्लूइड बेसिकली या जो लिम्फ है वो बनता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताना जरूरी है, जब वो बता देंगे तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यूजुअली हो क्या रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर कि जिस टाइम पे हम सर्कुलर, इसके लिए मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले तो, उसके बाद फिर मैं आपको ये चीजें बताती हूँ, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमने एडिमा वाला चैप्टर खोला हुआ है, इसके अंदर आप ये वाली पिक्चर जरा सा गौर से देखिए। अच्छा जी, ये अगर आप देखें तो ये आपकी आर्टीरियोल शो हो रही है यहाँ पे, ये जिसमें ब्लड आपको नजर आ रहा है रेड एंड ब्लू। अच्छा, आपको मालूम है कि हम इसको जो है वो इस तरह से कि लेवल ऑफ ऑक्सीजनेशन की बेस पर आप जो है वो ब्लड को कलर कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीजनेशन होती है उतना रेड कलर होता है, और जैसे जैसे डीऑक्सीजनेशन होती चली जाती है ब्लड जो है वो डार्कर कलर का होता चला जाता है और दूर से ब्लू टिंज नजर आता है। और यही वजह है कि आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लू टिंज नजर आती है, क्योंकि यूजुअली आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। ठीक है जी, तो ये कैपिलरी बेड है। कैपिलरी बेड में ये जो आप देख सकते हैं ये आर्टीरियोलर एंड है और ये वेनस एंड है। अच्छा, किसी भी जगह पे ये एक बिल्कुल नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब हमारी माइक्रो सर्कुलेशन हो रही होती है तो माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि आपके आर्टीरियोलर एंड से blood sorry fluid from the blood practically moves out the blood vessel। ठीक है। अच्छा, अब वहां पे वजह क्या हो रही होती है कि यहाँ पे पानी ज्यादा होता है और आपका जो पेरिफेरी का जो टिश्यू है जहाँ ये फ्लूइड जा रहा होता है वहां पे पानी कम होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है। और उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है कि मतलब जो टिश्यू है, सराउंडिंग टिश्यू है, वहां पे सक्शन पावर डेवलप होता है और यहाँ पे जो है वो एक पुश पावर डेवलप होता है, जिसके नतीजे में फ्लूइड मूव करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे एक और जो चीज होती है वो ये कि जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो जो डिजोल्व प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर
वो डाइल्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे उसके मुकाबले में यहाँ पानी कम होता है और जो टिश्यू के प्रोटीन्स हैं वो ज्यादा होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टिश्यू में बढ़ा हुआ होता है और ब्लड वेसल के अंदर कम होता है। नेट रिजल्ट इसका भी यही निकलता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हुआ हुआ और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट करके आपका क्या करते हैं कि ब्लड जो फ्लूइड होता है वो पुश आउट होता है फ्रॉम द वेसल टूवर्ड्स द टिश्यू। अच्छा, अब ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। जैसे ही ये वेन्युलर एंड तक ब्लड पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि अपना पानी सारा निकाल चुका होता है तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाता है इस साइड पे, ठीक है। और उसके अलावा चूंकि पानी सारा निकल गया होता है तो ब्लड वेसल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड वेसल को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं कम पानी में। तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं एज कम्पेयर टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया है तो यहाँ की जो प्रोटीन्स है वो डाइल्यूट होकर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो नियर द वेन्युलर एंड बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के कंबाइन इफेक्ट की वजह से जो फ्लूइड होता है वो पुश बैक होता है टूवर्ड्स द ब्लड वेसल, या आप यूं कह लें कि ब्लड वेसल इसको पुल बैक करती है अपने अंदर। यहाँ तक ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। इसमें होता ये है कि व्हेन व्हेन फ्लूइड बेसिकली इज गोइंग आउट तो कुछ ना कुछ पोर्शन से, फॉर एग्जांपल 10 ml निकला, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर 10 ml फ्लूइड निकला है तो वो 10 ml फ्लूइड ही पूरा ब्लड वेनस एंड से वापस नहीं जाएगा, कुछ 1.5 ml या 2 ml जो फ्लूइड है वो टिश्यू में रह जाएगा, बाकी का 8 ml जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल के अंदर वापस आ जाएगा। अब क्या होता है कि अगर आप पर मिनट के हिसाब से इस पानी को मतलब कैलकुलेट करना शुरू करें तो अच्छा खासा पानी जो है वो 1 से 1.5 लीटर जो है वो आपके 1 मिनट के अंदर, क्योंकि 72 टाइम्स ये प्रोसेस होता है, ये वाला जो प्रोसेस अभी मैंने बात की ये 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है, यानी माइक्रो सर्कुलेशन की भी एग्जैक्टली वो ही रेट्स चल रहे होते हैं जिस रेट के साथ ब्लड जो है वो हार्ट से पंप हो रहा होता है। तो अगेन 1 मिनट के अंदर अगर 2-2 ml करके भी अगर आप ब्लड जमा करें और 72 टाइम्स तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 72 अच्छा खासा बड़ा अमाउंट बन जाता है, ठीक है जी। तो वो फ्लूइड अगर टिश्यू के अंदर बार बार रुकना शुरू हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वैसे ही एडिमा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक मैकेनिज्म क्या रखा है कि आपकी ब्लाइंड लिम्फेटिक वेसल्स शुरू हो जाती हैं और ये जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड होता है ये लिम्फ कहलाने लगता है। अब इसको जो है ये ब्लाइंड वेसल्स जो है वो सारे उस पानी को खींच लेती हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको खींच लेती हैं और उसको ले जाके दोबारा से जनरल सर्कुलेशन में डाल देती हैं। ये मैकेनिज्म बहुत ही कॉमन मैकेनिज्म है और ऑब्वियसली आप लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा भी होगा। तो अगर तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई तो मुझे बता दें, मैं आगे चलूं। ऑलराइट जी, ठीक है। तो अब जब ये इतना हो जाता है ये जो डिफरेंस है इसकी बेस पर जो फ्लूइड जो पीछे बचता है वो लिम्फ कहलाता है। अब जो एबनॉर्मेलिटीज हैं जिनके नतीजे में बॉडी में एडेमा हो सकता है हम उनके हवाले से बात करेंगे। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था, ये मैंने बता दिया आपको। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस होगा यहाँ पे तो गड़बड़ हो सकती है, अगर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस होगा तो भी एडेमा हो सकता है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन यहाँ पे ये 3 चीजें ही काम करें। और तीसरा, अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज में किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो ये ऑल टुगेदर ये तीनों चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एडिमा में। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग अनदर स्क्रीन अगेन। आपको ये नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली जो हमारे पास पीछे जो मेन कॉजेस बन रहे हैं एडिमा के वो 3 बन रहे हैं। क्या क्या? एबनॉर्मल hydrostatic pressure, all the conditions that will lead to abnormal hydrostatic pressure obviously will lead to edema, ठीक है जी। Second, conditions which will cause abnormal colloid osmotic pressure। colloid osmotic pressure कैसे बनता है अभी बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपके पास आता है lymphatic obstruction।
यानी ये 3 कंडीशंस हैं जो कि यूजुअली आपके एडेमा को होने से रोक रही होती हैं। अब अगर इनमें से कोई भी चीज एब्नॉर्मल होगी तो एडेमा हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहली जो चीज है वो हम बात करते हैं कि अगर तो एब्नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, यानी इंक्रीज, एब्नॉर्मली इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ दिस एबनॉर्मली इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके लिए हमारे पास एक मिनट ठहरिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पहले। अच्छा, ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म का चार्ट है जो कि बेसिक कंडीशंस डिस्कस कर रहा है इन तीनों वजूहात को जो अभी हम डिस्कस करके बैठे हैं, कि या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल हो जाए, या फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर वो एबनॉर्मल हो जाए, या लिम्फेटिक ड्रेनेज का कोई इशू आ जाए। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जो कि यूजुअली करी होती हैं। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब होता है? जब आपका वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाए। वेनस रिटर्न का क्या मतलब है कि आपका जो ब्लड है जितना पंप हो रहा है उतना दोबारा से हार्ट में जा रहा है। ठीक है, अब ये जो वेन, अब वो क्या हो रहा है कि बेसिकली वो ब्लड जो कि हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है, राइट हार्ट में एंटर हो रहा है, उस ब्लड को हम वीनस रिटर्न कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर किसी भी रीजन की वजह से वीनस रिटर्न का प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक हार्ट फेलियर में क्या प्रॉब्लम आया होता हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्ट जो है वो बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना बंद कर देता है। अच्छा, उसके नतीजे में क्या होता है, चूंकि हार्ट वीक हो रहा होता है तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म में हार्ट की वॉल्स जो है वो और मोटी हो जाती हैं ताकि प्रेशर लगा के जो है वो ब्लड को पंप किया जा सके। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हार्ट की जो चेम्बर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और जो एक मखसूस अमाउंट में फ्लूइड हर वीनस रिटर्न पे हार्ट के अंदर एंटर होना चाहिए, वो छोटे चेम्बर्स की वजह से वो क्वांटिटी कम हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, वेसल्स अपने नॉर्मल तरीके से ब्लड वापस हार्ट की तरफ भेज रही है, लेकिन हार्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उतना ब्लड ले सके। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हर पुश पे, यानी एवरी 72 बीट्स पर मिनट, अगर हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है उस कंडीशन में भी, तो एवरी 72 बीट पर मिनट के ऊपर जो कुछ ब्लड है वो डेफिसिट हो रहा होता है हार्ट में जाने से। तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में क्या होता है कि वेनस रिटर्न जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब जिन जिन टिश्यूज की तरफ से वेनस रिटर्न आ रहा है वहां से अगर ब्लड मतलब जो फ्लूइड है वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा कि वेन्स फूलनी शुरू हो जाएंगी। वेन्स क्यों फूलेंगी? इसलिए कि ब्लड आगे जा ही नहीं रहा। तो वेन्स आपको पता है कि रिजर्वोयर का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो जब वेन्स फूलनी शुरू होंगी तो ऑब्वियसली वेनस डायलिटेशन के नतीजे में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो टिश्यूज के अंदर दोबारा से सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि जी बैक प्रेशर की वजह से आपके टिश्यूज में एडिमा होना शुरू हो जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न। कंजेस्टिव पेरिकार्डाइटिस का भी, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का भी यही मसला है कि पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। जब इन्फ्लेमेशन हो गई है तो ऑब्वियसली हार्ट नॉर्मल तरीके से पंप करने के लिए ना फैल रहा है ना सुकड़ रहा है। ठीक है, अब उसके नतीजे में क्या होगा कि वेनस रिटर्न अगेन रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हार्ट की चेम्बर्स उतने खुल ही नहीं रहे कि उसके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड है वो जा सके। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा? अगेन बैक प्रेशर आएगा, जैसे कि हार्ट फेलियर में मैंने बताया, वही बैक प्रेशर जो है वो अगेन टिश्यूज के अंदर एडेमा कॉज कराना शुरू कर देगा। लिवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है कि अगेन बैक प्रेशर का मसला है, लिवर सिरोसिस हुई हुई है, जो हिपैटिक वेन है जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रही है वो जो है वो स्लो हो जाती है सिरोसिस की वजह से, क्योंकि लिवर का जो टिश्यू है वो बेसिकली सूखना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, उसके अंदर छोटे छोटे से गोले बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो जो सूखा हुआ टिश्यू है उसके अंदर से जब ब्लड वेसल से जो फ्लूइड निकल रहा होता है वो मतलब ब्लड वेसल्स तक सही से पहुंच नहीं पाता, और जब ब्लड वेसल्स तक सही से नहीं पहुंच सकता तो हार्ट में नहीं जाता, बैक प्रेशर आता है। बैक प्रेशर जो आता है लिवर की इन्फ्लेमेशन या किसी भी कंडीशन के अंदर जब बैक प्रेशर आता है लिवर के ऊपर, तो वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो आपकी बॉडी कैविटी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, एंड दैट बॉडी कैविटी वेयर लिवर इज प्रेजेंट इज योर पेरिटोनियल कैविटी, यानी आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो। तो उसके अंदर जब पानी भरना शुरू होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एसाइटिस कहते हैं। तो ये एसाइटिस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिवर सिरोसिस की वजह से।
वेनस ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्रेशन, कोई भी मास बन जाए, किसी भी किस्म का कोई प्रेशर बैंडेज कर दी है आपने, कोई मास बन गया है जिसने आपकी वेसल को दबा दिया है, नेट रिजल्ट क्या होगा कि उस जगह से वेनस रिटर्न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपने नोट किया होगा यूजुअली हमारे हाथ या पैर में कहीं पे मोच आई भी होती है, लोग टाइट से कस के जो है वो क्रेप बैंडेज बांध देते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ऑर्गन की हालत जो है वो बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन अगर वो बीच में कहीं बंधा हुआ है तो क्या हो रहा होता है कि जो उससे पीछे का जो ऑर्गन है, जहां से फॉर एग्जाम्पल आपकी थाई में चोट लगी है, ठीक है, थाई पे आपने कस के क्रेप बैंडेज बांधी, अब उसके पीछे जो लेग है और जो फुट है वहां का ब्लड आ रहा है तो वेसल्स दबनी शुरू हो जाएंगी। जब टिश्यू पूरे को आपने दबा के कस के बांध दिया है तो क्या होता है कि वो अंदर के अंदर आपके टिश्यूज को और अंदर की तरफ कंप्रेस करना शुरू करती है क्रेप बैंडेज। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके मसल्स वेसल्स को दबाएंगे। वेसल्स आपको पता है वेन्स अगर दब गई तो वो दोबारा से तो अपनी वो इलास्टिक रिकॉइल तो होती नहीं है, दब गई तो दब गई। अब जब दब गई तो ऑब्वियसली जो पीछे से ब्लड आ रहा है वो तो किसी प्रेशर कोई पंप तो कर नहीं रहा, वो तो अपने प्रेशर से आ रहा था। तो अब होता क्या है कि उसकी वजह से वो ब्लड जो है वो वहीं पीछे रुक जाता है, तो लेग और फुट में सिवियर किस्म की क्या कहना चाहिए वो स्वेलिंग हो जाती है। थ्रोम्बोसिस, नीचे किसी डीप वेन के अंदर वहां पे थ्रोम्बोसिस हो गई है, ऑब्वियसली वेनस रिटर्न उस जगह का रुक जाएगा। जब वेनस रिटर्न रुकेगा तो अगेन टिश्यू बैक प्रेशर की वजह से, मतलब डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हार्ट के करीब करीब कहीं पे थ्रोम्बोसिस होती है तो ऑब्वियसली उससे नीचे का जितना पार्ट है जहां से आपकी वेना केवा में जहां जहां से ब्लड आ रहा है वहां पे स्वेलिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पैर के अंदर, थाई के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गई है तो पीछे थाई, थाई से लेग, लेग और फुट, उसमें स्वेलिंग आएगी। डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ से वो ब्लड ड्रेन करके आ रहा है, तो वेन का अगर रिटर्न रुक रहा है तो किसी भी जगह पे उससे पीछे जहां पे रुका हुआ है, जहां पे रुकावट आई है उससे पीछे एडिमा हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कोई मास हो जाता है वो वेसल को दबा रहा है तो उसकी वजह से कैंसर, कोई सा ट्यूमर हो गया, ठीक है, इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो, या मतलब कोई फॉरेन मटेरियल दब गया है, बिल्कुल वेसल के बिल्कुल करीब है, फिलहाल सर्जरी नहीं हो पा रही है, तो जब तक कि सर्जरी के लिए प्रिपेयर करें उस वक्त तक अच्छी खासी स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी में इनएक्टिविटी, अगर प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी, विद प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी, अगर तो पेशेंट है जैसे जिनकी कमर में चोट लग गई या रीढ़ की हड्डी टूट गई या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से उनकी जो नॉर्मल मोबिलिटी है, वॉक करना, रन करना, डेली के जो घर की जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। और जब लोअर एक्सट्रीमिटीज इनएक्टिव होना शुरू हो जाती हैं तो ऑब्वियसली ना चलने फिरने की वजह से जो लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड है वो वहीं पे रुकना शुरू हो जाता है, तो वो अगेन स्वेलिंग कॉज करता है। आर्टीरियल डायलेटेशन, हीट की वजह से आर्टरीज डायलेट कर जाती हैं, उसके नतीजे में एक्स्ट्रा ब्लड अगर टिश्यूज तक पहुंच रहा है जो टिश्यू की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है वो टिश्यूज में एडेमा कर सकता है। न्यूरोहिमोरल डिसरेगुलेशन है, आपको मालूम है आपका ब्लड प्रेशर जो है न्यूरोहिमोरल कंट्रोल में होता है। किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई हो, आपका ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल की तरफ जा रहा है, हाइपो हो गया है, तो उसके नतीजे में भी फिर जो है वो एडिमा कॉज हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हेन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरी जो कंडीशन है वो बेसिकली क्या है कि ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर जो कहलाता है, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली ये जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ये आपके जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जनरेट करते हैं। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है, बेसिकली फ्लूइड को सर्कुलेशन में रखना, ठीक है। अगर तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो फ्लूइड सर्कुलेशन में नहीं रुक सकेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन बेसिकली क्या कर रहा होता है कि प्रोटीन जो है वो फ्लूइड को गाढ़ा कर रहा होता है, तो फ्लूइडिटी मुतासर होती है, तो क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो सारा का सारा जो है वो वेसल में आ जाता है, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है उसको नॉर्मल रखा जा सके और उसमें जितना 60% का फ्लूइड है उसको मेंटेन किया जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस ऑफ ब्लड फ्लूइडिटी, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर प्रोटीन मौजूद नहीं है, ठीक है, तो जब प्रोटीन मौजूद नहीं होगा तो फ्लूइड जो है वो मूव करेगा आउटसाइड द ब्लड वेसल। अच्छा, इसके नतीजे में ऑब्वियसली आपको मालूम है कि फिर वही
एडिमा का प्रॉब्लम होगा। यानी जो अभी जो, अगर आपको याद हो, जो हम अभी थोड़ी देर पहले जो पिक्चर देख रहे थे, यहीं पे आपके सामने ही मौजूद है, तो हमने क्या बात की थी कि जो पुल प्रेशर लगता है वेसल के अंदर फ्लूइड को वापस लाने के लिए, वो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर से लगता है। अब अगर ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि जी खत्म हो गया, तो अब जब ये खत्म हो गया है तो ऑब्वियसली ये फ्लूइड जो है वहां टिश्यू में ही रुकना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा रुकेगा उतना ज्यादा जो है वो टिश्यू के अंदर एडेमा कॉज होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेसिकली जो कॉजेज हैं पीछे कि प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या जो कि बेसिकली हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से हो रहा है, वो क्या क्या हो सकती है कंडीशन? सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहां पे प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरुलोपैथीज होती हैं। ये क्या मसला है इसमें कि आपके जो ग्लोमेरुलस है, बेसिकली जो किडनीज के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, उसका काम क्या है कि उसके अंदर एक सीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, और जितने बड़े मॉलिक्यूलर वेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्लड की तरफ ही रख लेता, उनको फिल्टर नहीं होने देता। वजह उसकी ये है कि हमारी जो किडनी है उसके अंदर ये मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है कि हम जो है, जो अगर प्रोटीन फिल्टर हो जाता है तो उसको हम रीअब्जॉर्ब कर सकें। सिर्फ 1% प्रोटीन, जो कि स्मॉल प्रोटीन्स हैं, जो कि किसी भी वजह से फिल्ट्रेट में आ गए हैं, आपकी जो किडनी है, अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ 1% प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी दी है। अगर इससे ज्यादा प्रोटीन आपके फिल्ट्रेट में आ जाता है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, और जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि अगर तो ऑल टुगेदर जितना प्रोटीन बॉडी में मौजूद है, उसमें से पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होता है डिस्कार्ड होकर, बाकी रिसाइकिल होता है और दोबारा से अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और वो यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है। टोटल पूरी बॉडी का टोटल बॉडी प्रोटीन जो है 24 आवर्स में सिर्फ 6 ग्राम एक्सक्रीट आउट होता है। अब वो जो 6 ग्राम एक्सक्रीट आउट होता है, तो उसकी जगह पे आपको डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी 6 ग्राम प्रोटीन की, उससे ज्यादा कि आपकी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही नहीं है खैर से। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर तो ग्लोमेरुलोपैथीज हो रही हैं जिसके नतीजे में आपका प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो बॉडी ने जो एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जी 6 ग्राम से ज्यादा एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो यहाँ तो ग्राम्स के हिसाब से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि जनरलाइज्ड डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, और ये मैल न्यूट्रिशन नहीं कहलाती, लेकिन जनरलाइज्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। यूजुअली अगर स्वेलिंग के पेशेंट्स हैं तो अगर उनका हार्ट चेक करेंगे ताकि देख लें कि जो उनको हार्ट फेलियर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साथ में उनके किडनीज को भी चेक करेंगे कि नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज हैं या नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज नहीं है, यूरिन डीआर में प्रोटीन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जो है वो देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन इन द किडनीज, तो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि अगर जितना पुराना होता जाएगा, जितना अनडिटेक्टेड रहेगा, जितना पुराना होता जाएगा, तो किडनी डैमेज जो है वो परमानेंट इंजरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और वो जो परमानेंट इंजरी है, ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वो अगर इरिवर्सिबल हो गई है तो फिर उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर किडनी जो है वो उसका 60-70% जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाए, तो आपको मालूम है कि फिर जो है पेशेंट को वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाना पड़ता है। दूसरी जो कंडीशन है वो लिवर सिरोसिस है। जैसे मैंने आपको बताया, लिवर सिरोसिस हो गया है तो ऑब्वियसली लिवर की जो फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीटली ब्लोन ऑफ हो गई है। पूरी बॉडी में जितना भी सर्कुलेटिंग प्रोटीन आपके पास आ रहा होता है, वो सारा का सारा सर्कुलेटिंग प्रोटीन जो है वो लिवर बनाता है। लिवर सिरोसिस का मतलब क्या है कि लिवर की फंक्शनल कैपेसिटी कम होती जा रही है, बल्कि खत्म होती जा रही है। तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब सर्कुलेशन में प्रोटीन नहीं आएगी तो ऑब्वियसली फिर वो वही होगा जो कि हाइपोप्रोटीनीमिया की हम बात करें कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एडेमा। एसाइटिस होगा, लेकिन साथ में होल बॉडी एडेमा भी होगा। मैल न्यूट्रिशन एक और कंडीशन है, दो वजूहात हो सकती हैं इसकी। एक तो ये है कि
कि गुर्बत और अफलास इतना ज्यादा है कि आपको खुराक में प्रोटीन मिलता ही नहीं और सालों से नहीं मिल रहा। उसके नतीजे में जो है वो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता है, जो कि बहुत ही सिवियर कंडीशन है और उसके अंदर बॉडी बहुत ज्यादा फूल जाती है, क्योंकि जो है वो प्रोटीन की सिवियर किस्म की डेफिशिएंसी आ रही होती है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें, जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि इंटेस्टिनल एब्नॉर्मेलिटीज के नतीजे में प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और उस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अफेक्ट होने के नतीजे में मेलन्यूट्रिशन होती है, यानी आपकी खुराक में प्रोटीन नॉर्मली है, ठीक है, आप नॉर्मल खुराक खा रहे हैं लेकिन वो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अगेन आपको सर्कुलेशन में नहीं मिल रहा, और आपको उसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, एडेमा की कंडीशन आ रही है। प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंट्रोपैथी, अगेन कोई ऐसी कोई कंडीशन हो गई है जीआईटी में, लाइक स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि ट्रॉपिकल स्प्रू हो गया या गैस्ट्राइटिस वगैरह हो गया, जिसके अंदर आपको जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही नहीं बन रहे, तो वो डाइजेशन नहीं हो रही, तो डाइजेशन नहीं हो रही तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, नेट रिजल्ट ये निकलेगा अगेन आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी, हाइपोप्रोटीनीमिया, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एडेमा। इसके बाद फिर आपके पास जो लास्ट मेजर कंडीशन आती है वो ये है कि जी दोनों चीजें नॉर्मल हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, प्लाज्मा फ्लो डायस्पोटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, लेकिन लिम्फेटिक ड्रेनेज में कहीं पे कोई हिंड्रेंस आ गई है, उसके नतीजे में जो है वो लिम्फ जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा। नेट रिजल्ट क्या निकला है कि जी आपकी जो यूजुअली इसमें होल बॉडी एडिमा नहीं हो रहा होता है, इसमें यूजुअली जो लिम्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन कहलाती है जिसको हम कहते हैं एलिफेंटिएसिस। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एलिफेंटिएसिस की पिक्चर भी दिखा देती हूँ। दिस इज द कंडीशन, यू कैन सी दिस इज एलिफेंटिएसिस। देखो जी यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज बंद हो रहा है, उसकी वजह से इस जगह पे भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर ये पिक्चर सिंगल स्क्रीन पर आ जाए तो मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकूंगी, लेकिन ये शायद बड़ी नहीं हो पाती होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये बेसिकली थाई के ऊपर एब्डोमेन से पहले पहले जो है किसी जगह पे लिम्फेटिक ब्लॉकेज हुआ है, जिसके नतीजे में ये वाले पैर में भी स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। लेकिन जो दूसरा वाला पैर है वो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि वो तो बिल्कुल ही जैसे समझ लें कि वो एक सिचुएशन आ गई है जिसको हम कहते हैं कि जो एलिफेंट की जो स्किन होती है, जो उसका पैर होता है, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। एक जो कंडीशन है जो इसमें एलिफेंटिएसिस बहुत ज्यादा कॉमन है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जिसको फिलेरिएसिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या नाम है इसका, फिलेरी करके कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी लिम्फेटिक ब्लॉकेज कर देती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि इसके नतीजे में जो आपकी जो लिम है उसकी ये हालत हो जाती है। एलिफेंटिएसिस की आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी कंडीशंस दिखाई हुई हैं इसमें इन्होंने। यूजुअली ये तमाम की तमाम जो कंडीशंस हैं एलिफेंटिएसिस की हैं। अच्छा, इसके अंदर लिम्स यूजुअली हैं, स्क्रोटल सैक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है जी। ज्यादातर लिम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है एलिफेंटिएसिस में, या तो अपर लिम या फिर लोअर लिम यूजुअली इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर यूजुअली इंफ्लेमेटरी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें मैंने अभी आपको फिलेरियसिस बताया। नियोप्लास्टिक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, यानी किसी भी किस्म का कोई कैंसर है जिसने जो है वो लिम्फेटिक को किसी जगह बंद कर दिया और उसके पीछे जितना भी लिम्फ है वो रुक गया, तो उसकी वजह से लिम्फ जो है वो प्रॉब्लम करी। पोस्ट सर्जिकल यानी गलती से सर्जरी के दौरान कोई जो ब्लड जो लिम्फेटिक वेसल है वो कहीं किसी वजह से, या तो स्टिचेस की वजह से या किसी तरह से कुछ गड़बड़ कर गई, उसके नतीजे में होता है पोस्ट रेडिएशन। यानी अगर कैंसर के मरीजों को रेडिएशन दी जा रही है, या किसी भी आपकी मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको मतलब ज्यादातर रेडिएशन के अंदर रहता है, यानी उसकी जॉब ऐसी है कि वो वहां पे जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह हो गए वहां पे रेडिएशन के अंदर रहते हैं, उनके साथ भी ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजिस्ट की नोन नहीं है कि वो करता क्या है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रेडिएशन के नतीजे में आपकी जो भी वेसल्स होती हैं वो जो जितना मुझे बेसिक इसके बारे में पता है वो ये है कि इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक कर जाती हैं।
और जब ब्लड वेसल्स या जो भी वेसल्स हैं, अब लिम्फेटिक वेसल्स भी ऑब्वियसली सेम मटेरियल होता है तो वो भी श्रिंक कर सकते हैं जिस जगह पे रेडिएशन हुई का अफेक्ट आया, तो उसके नतीजे में ये होता है कि वेसल्स श्रिंक कर जाती हैं और ऑब्वियसली हिंड्रेंस आएगी, ज्यादा फ्लूइड पास नहीं हो सकेगा तो बैक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड दैट में अल्टीमेटली लीड टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा सोडियम रिटेंशन, एक और जो एडिशनल कॉज है जिसकी वजह से एडिमा हो रहा होता है वो है सोडियम सॉल्ट डिसबैलेंस आपका, ठीक है जी। सॉल्ट इनटेक अगर ले रहे हैं और पेशेंट को रीनल इंसफिशिएंसी है, दैट में लीड टू एडिमा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, जब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम किडनी से होगा तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जितनी ज्यादा सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है उतना ज्यादा वाटर जो है वो उसकी डिफ्यूजन बैक, द वाटर डिफ्यूजेस बैक टू द सर्कुलेशन, ठीक है जी, सोडियम को डाइल्यूट करने के लिए। सो ऑब्वियसली बात है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द कंडीशन ऑफ एडिमा। रीनल हाइपोपरफ्यूजन, रीनल हाइपोपरफ्यूजन का क्या मतलब है? हाइपो मींस डिक्रीज, परफ्यूजन मींस ब्लड सप्लाई। अगर किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो उसकी वजह से किडनी फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब किडनी फंक्शन स्टॉप होगा तो या ना तो एक्सक्रीट तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा ना डाइल्यूटेड यूरिन पास होगा। ऑब्वियसली पूरी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड रिटेन करेगा और जो फ्लूइड रिटेन करेगा वो फिर एडिमा की कंडीशन लेकर आएगा। डिफरेंट कंडीशंस में एडेमा के फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बार बार इस जगह पे रीनल इंसफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि देयर आर वाटर फिल्ड बैग्स प्रेजेंट अंडरनीथ द लोअर आईलिड, ठीक है। अगर पॉसिबल हो मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट स्क्रीन शेयर करके, तो आपको एक कंडीशन थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। एडेमा अंडर आईज, ठीक है जी। ये देखें, ये जो पफीनेस आपको आईज के नीचे दिखाई दे रही है, अगर तो सिंगल साइडेड है तो ऑब्वियसली इसका मतलब तो फिर ये होगा कि कोई इन्फ्लेमेशन हुई है। हमें मालूम है कि एडेमा के लिए जो मेजर पॉजिटिव एजेंट्स में इन्फ्लेमेशन अगर हम नहीं रख रहे हैं, अक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ एडेमा। लेकिन अगर बायलेटरल हो रहा है किडनी फेलियर एडेमा, मैं किडनी फेलियर का लिखती हूँ, किडनी फेलियर सिम्टम्स में देखें क्या आ रहा है, आईज में क्या आ रहा है। जी ये देखिए जी, किडनी फेलियर के नतीजे में आईज के नीचे ये जो पफीनेस आती है, बेसिकली दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ किडनी डिजीज। किसी भी बंदे को अगर तो आप नोट करते हैं कि जी उनकी आईज का जो पफीनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जो पहली चीज जो दिमाग के अंदर आती है, यूजुअली कहते हैं कि जी अल्कोहलिज्म की वजह से भी हो रहा होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग अल्कोहलिज्म ऑब्वियसली अल्टीमेटली लीड्स टू किडनी डैमेज एज वेल। तो एक वो वजह हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर ऊपर वाली जो आईलिड होती है उसमें भी स्वेलिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किडनी के हवाले से, तो आप देखिए ऊपर वाली आईलिड जो है वो बिल्कुल नहीं स्वेल हुई हुई होती है, नीचे वाली जो आईलिड होती है इसके अंदर बाकायदा से थैली सी बनी हुई होती है। ये इतनी ज्यादा नहीं दिखाई है इसके अंदर, जो हम लोग जो पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल में देखते थे वो अच्छी खासी पफ्ड और बिल्कुल स्वेल्ड आईलिड्स होती हैं। यहाँ पे ऐसी कोई पिक्चर इन्होंने एज सच शो नहीं की है। आई एम सॉरी, मैं आपको एक प्रॉपर जो इमेज है वो नहीं दिखा सकी हूँ, क्योंकि वजह ये है कि वो इन्होंने इस तरह की कोई पिक्चर शेयर नहीं की है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ऑब्वियसली इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन के नतीजे में क्या होगा कि आपको मालूम है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सॉरी एल्डोस्टेरोन या एडीएच दोनों का काम क्या है? ब्लड का जो फ्लूइड है उसकी रिटेनमेंट कराना, ठीक है। अगर तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है जिसके नतीजे में एडीएच की सिक्रीशन रुक जाती है या एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन रुक जाती है, आपको मालूम है एल्डोस्टेरोन जो है वो सॉल्ट रिटेंशन कराता है, जबकि एडीएच जो है वो वाटर रिटेंशन कराता है। और दोनों ही जो है वो एबनॉर्मेलिटी अगर उनकी हो रही है, सिक्रीशन बढ़ी हुई है, एबनॉर्मली इंक्रीज सिक्रीशन, दैट विल लीड टू ऑब्वियसली एडिमा, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा।
ठीक है जी। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको एडिमा मिल रहा होता है। उसके बाद जो फाइनली हमारे पास चीजें आती हैं एडिमा कॉज कराने वाली, वो हम अभी पढ़ के बैठे हैं। लास्ट अक्यूट इन्फ्लेमेशन में एडिमा होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एडिमा होता है, और ड्यूरिंग एंजियोजेनेसिस, जैसे हमने बात की थी कि जब नई बस ब्लड वेसल बड कर रही होती है तो कुछ अरसे के लिए, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी फटी हुई होती है, तो वो एरिया जो है वो लोकली वहां पे फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली ऊज आउट कर रहा होता है, तो लोकलाइज एडिमा हो जाता है। लेकिन एज सून एज ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड कंप्लीटली, और उसके बाद जब प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाता है, तो उसके बाद जैसे जैसे वुंड हील होता चला जाता है, रिपेयर करता चला जाता है, उसके बाद जो स्वेलिंग का जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट एडिमा। एडिमा के हवाले से एक और चीज जो हमें बात करनी है वो ये है कि मोर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, मुझसे अभी पिछले दिनों जब हम Q&A सेशन कर रहे थे तो मुझसे किसी ने पूछा भी था फिटिंग और नॉन फिटिंग एडिमा के हवाले से बात की थी, और अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। देखिए हमारे पास दो तरह का एडिमा होता है, फिटिंग एडिमा एंड नॉन फिटिंग एडिमा। फिटिंग एडिमा में क्या होता है कि अगर आप स्किन के ऊपर थोड़ी देर के लिए आपको जो हिस्सा स्वेल लग रहा है उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए दबा के रखें तो एक डिप्रेशन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जो स्किन के नीचे जो पानी है उस प्रेशर से डिस्प्लेस हो जाएगा साइड्स पे, तो वहां पे एक डिप्रेशन बन जाएगा। जैसे आप प्रेशर रिलीज करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो हिस्सा जो है वो फिर फ्लूइड से भर जाएगा और पिट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एडिमा जो है वो पिटिंग एडिमा है, एंड दिस टाइप ऑफ एडिमा बेसिकली सीन इन स्किन और टिश्यू अंडर नी स्किन। नॉन पिटिंग एडिमा थोड़ा सा डीपर टिश्यूज के अंदर होता है, ठीक है जी। डीपर टिश्यूज के अंदर होता है जहां पे अगर आप प्रेशर देंगे भी तो आपके जो है वो प्रेशर से वो टिश्यू दब नहीं रहा होगा, तो उसके और जो है वो इस तरह के टिश्यूज के अंदर वो पानी भरा हुआ होगा जहां पे पानी को डिस्प्लेस करने की कोई जगह और होगी नहीं, क्योंकि वो जैसे मसल्स हैं उसके फाइबर्स एक दूसरे के साथ और जो मसल सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, तो अब अगर उनके दरमियान में पानी भर गया वो वैसे ही बहुत टाइट पोजीशन में, अगर आप उसको दबाएंगे तो पानी निकल के कहीं जा नहीं सकेगा क्योंकि वो मसल फाइबर्स के दरमियान में घुसा हुआ है, ठीक है जी। तो ऐसी जो कंडीशन होगी उसके अंदर आपको नॉन फिटिंग एडिमा मिलेगा। इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं वहां पे अगर एडिमा हो रहा है तो वो नॉन फिटिंग टाइप होता है, ठीक है जी। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट पार्ट्स का जो एडिमा होता है वो यूजुअली फिटिंग टाइप होता है, वो आप देख सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं। अगर तो बहुत ज्यादा फिट नहीं भी बन रहा है तो अगर आप प्रेशर दें और उसकी वजह से कलर स्किन का कलर स्किन टोन चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पिंक पिंक सी स्किन हो रही है, आपने थोड़ी देर को हाथ का प्रेशर दिया और उसके नतीजे में स्किन जो है वो एकदम से येलोइश वाइट कलर की हो गई, तो इसका मतलब ये है कि एडिमा भरा हुआ है वहां पे, मतलब पानी भरा हुआ है उस जगह पे और एडिमा हुआ है जिसकी वजह से कलर चेंज हुआ है स्किन का, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपके पास एक और जो चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एडिमा it's not the kind of condition which could be let go easily। कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें एडिमा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, लेकिन यूजुअली अगर आप जितनी भी कॉजेज देखें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो ज्यादातर दे अल्टीमेटली लीड टू डेथ ऑफ अ पेशेंट। सो एडिमा बेसिकली शुड नॉट बी मतलब अगर एक साइन है तो उसको ऐसे ही कुछ बेकार सी चीज समझ के छोड़ देना एक मुनासिब अमल नहीं है। कहीं एडिमा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई डिजीज प्रोसेस है जो शुरू हुआ है, that should be taken care of readily so that patient's life could be benefited। और उसके अलावा ये कि उनको बचाया भी जा सके और उनको उस आगे होने वाली अजियत जो कि उस एडिमा के नतीजे में उनको या वो जो डिजीज है जिसके नतीजे में उन्हें एडिमा हुआ है उससे उनको बचाया जा सके। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।